बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी तपती दोपहर में वो दरवाजे के बाहर चौखट पर बैठी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि इतनी शदीद धूप की वजह से पसीने ऐसे बह रहे थे जैसे मोमबत्ती से मोम बह रहा हो। पूरी गली में सन्नाटा ही सन्नाटा था। कोई बंदा बशर गली में नजर नहीं आ रहा था, बल्कि हर तरफ सुनसान था। तमाम लोग अपने घरों में पंखों और एसी के नीचे लेटे आराम कर रहे थे। मोना आज फिर अपने बाप के घर का दरवाज़ा खटखटाकर थक चुकी थी। बाप ने एक दफ़ा दरवाज़ा खोला, लेकिन मोना को देखकर दोबारा से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी कोई बात न सुनी। मोना रोती हुई उठी और अपनी चूड़ियों का टोकरा उठाया और उधर से निकल पड़ी। चलते चलते वो सारे रास्ते रोती बिलखती ही गई और सोचती रही कि क्या कहीं ऐसा भी होता है कि कोई माँ बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा करे। मैं उनकी अकलौती औलाद थी। मेरे साथ मेरी माँ ने और मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया? माँ ऐसा भी करती है और बाप, वो तो औलाद के लिए घना साया होता है और बेटियों के लिए तो वो महफूज पनाहगाह होते हैं। तो मेरे बाप ने क्यों मुझे दरबदर कर दिया और मेरी माँ ने मुझे ज़माने की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? आखिर क्यों? वो बार बार खुद से ही सवाल किए जा रही थी। शदीद धूप में वो अपनी चूड़ियों के टोकरे का बोझ उठाए बस यही सोचती जा रही थी। ये सोचते सोचते उसने 2 मील का सफ़र तय कर लिया और वो उस कच्ची आबादी में पहुंच गई जहां वो अपने मामू के घर रहती थी। जैसे ही वो घर पहुंची, मोमानी हवालदार की तरह दरवाजे के आगे खड़ी थी। वो मोना को देखकर बोली, आ गई महारानी, इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ तूने कौन सा मेरी कमाई कर देनी थी? लाओ दो, आज की आमदन कितनी हुई है? मोना ने 200 रुपया चूड़ियों के नीचे टोकरी में रखे निकाले और मोमानी के हाथ में पकड़ा दिए। ओ कमबख्त, इतने थोड़े पैसे लेकर आई हो? इतनी जल्दी किस चीज़ की होती है कि यहाँ कोई तेरा यार बैठा है जो तेरा इंतज़ार कर रहा होता है, जो वहाँ से भाग आती हो? मोमानी गुस्से में फिनकारते हुए बोली। मोना की आंखें आंसुओं से भर आईं और कहने लगी कि नहीं मोमानी, चूड़ियाँ अब लोग इतनी खरीदते नहीं, क्योंकि ना तो ईद है और ना ही शादियों का सीज़न है। मैं 2 गांव की गलियों में मारी मारी फिरती रही हूँ, लेकिन 1-2 लोगों ने ही चूड़ियाँ खरीदी हैं और मोमानी जान मुझसे चला नहीं जा रहा था। यहाँ से भी मैं 2 मील का फासला तय कर के दूसरे गाँव गई थी और अगले गांव आके फिर इतना ही तय किया और मैं थक गई थी। अब मेरे में हिम्मत नहीं रही, क्योंकि चूड़ियाँ फिर भी इतनी ही बिकनी थी। मोमानी उससे घूरते हुए बोली कि देख ज़बान कितनी लगी हुई है, कैसे ज़बान चला रही है मेरे आगे। यहाँ तुझे मुफ्त की खाने के लिए रखा हुआ है। माँ तो तेरी अपने यार के साथ मौजें उड़ाती फिर रही है और तुम आफत मुझ पर मुसल्लत हो गई हो। खुद तो मर गया कमबख्त और भांजी को मेरे सर डाल गया है। मोमानी ने उसके मामू को भी बुरा भला कहते हुए अंदर ही घसीट लिया। मोना को भी दुख हुआ और वो बोली, मोमानी जान प्लीज़, मामू अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें अंदर मत लाया करें। मोना 2 साल की थी जब उसकी माँ ने उसके बाप से तलाक ले ली और मायके आ गई। मामू के पास कोई औलाद ना थी, नाना नानी की पहले ही वफात हो चुकी थी। मामू और मोमानी दोनों इस घर में अकेले रहते थे। ये कच्चा घर उसके नाना के ज़माने का ही था, तामीर किया हुआ था। जैसे ही उसकी माँ मोना को लेकर इस घर में आई, मोमानी का रवैया दोनों के साथ अच्छा ना था। मामू ने मोना की माँ की शादी कर दी और मोना को अपने पास ही रख लिया। उनका कहना था कि उनकी कोई औलाद नहीं है, वो मोना को अपनी औलाद बनाकर पालेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उसकी माँ की शादी 2 साल बाद ही, जब मोना की उम्र सिर्फ 6 साल थी, उसके मामू फौत हो गए। तब से लेकर अब तक मोमानी ने मोना पर जुल्म सितम की इंतहा कर रखी थी। सारा दिन काम भी करवाती, खाना भी पूरा न देती और डांट डपट अलहदा से करती थी। मोना को अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी थी। पहले की तरह आज भी मोना जब चूड़ियाँ बेचकर वापस आई, मोमानी की डांट पहले की तरह तैयार थी। मोमानी ने घर में दाखिल भी ना होने दिया और पहले ही मोना को वो बातें सुनाई जो ना सुनने के काबिल थी। लेकिन मोना हर बात पर सब्र कर लेती, क्योंकि जिनके सर पर उनके माँ बाप का साया नहीं होता वो यतीम कहलाते हैं। लेकिन मोना के सर पर तो माँ बाप का साया भी था और वो साया भी ना होने के बराबर था। उसे फिर भी ज़माने भर की ठोकरें खाना पड़ रही थी। मोना जैसे ही घर में दाखिल हुई, मोमानी ने 100 काम तैयार रखे थे। मोमानी कभी ये भी ना सोचती थी कि थकी हारी वापस आई है, कम से कम उसे 10-15 मिनट सांस तो लेने दे। आते ही उसे कपड़े धोने लगा दिया। मोना ने कपड़े धोकर सेहन में बंधी रस्सी पर डाल दिए और खुद भूख से निहाल हो रही थी। जैसे ही जाके उसने रोटी वाला डब्बा चेक किया तो वो बिल्कुल खाली पड़ा था। मोना की आंखें आंसुओं से भर आईं। वैसे ही वो अपने टूटी छत वाले कमरे में, जबकि सारी छत लकड़ी की थी जो कि आधी टूटी हुई थी और उसको 2 लकड़ी के बड़े बड़े पिलरों से सहारा दिया गया था। जबकि बारिश आती तो मोना को बहुत डर लगता कि कहीं छत उस पर ही न गिर जाए। मोमानी जान खुद जिस कमरे की हालत थोड़ी बेहतर थी उसमें सोती और मोना को जब उसकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी
अलहदा से उस टूटी छत वाले कमरे में लेटाना शुरू कर दिया। शुरू में मोना बहुत डरती थी और अपनी माँ को पुकारती। इस बात पर भी मुमानी बहुत डांटती थी, लेकिन अब सिर्फ उसको सब्र आ गया था। उसने उस बेचारगी की जिंदगी के साथ ही जीना सीख लिया था। आज भी जैसे ही वो जाकर अपनी चारपाई पर लेटी, उसको खाने की बहुत अच्छी खुशबू महसूस हुई। भूख से तो पहले ही उसका बुरा हाल था। वो जैसे ही उठकर बैठी, उसने देखा कि उसके सिरहाने के पास ताज़ा रोटी और सालन पड़ा था। वो बहुत खुश हुई कि शायद मुमानी के दिल में आज रहम आ गया है और उन्होंने उसके लिए रोटी बना दी है। उसने पेट भरकर वो रोटी खाई और बाहर निकली तो देखा मुमानी अपने कमरे में लेटी वैसे ही सो रही थी जिस हालत में वो उसे छोड़कर आई थी। उसने सोचा तो फिर वो खाना कहाँ से आया। मुमानी तो वैसे ही सो रही थी। उसे थोड़ी सी परेशानी भी हुई कि थोड़ी ही देर में उसकी गली में रहने वाली उसकी दोस्त शम्मो भागी आई और बोली, मूना तुमने खाना खा लिया? अम्मी ने हलीम बनाई थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हें भी दे आऊँ। मूना ने जल्दी से अपनी दोस्त शम्मो को गले से लगा लिया और बोली, हाँ शम्मो, मैंने खाना खा लिया और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे लिए खाना लाई। अगले दिन मूना ने जल्दी जल्दी मुमानी जान के साथ काम करवाया। चूड़ियों वाला टोकरा उठाया और चूड़ियाँ बेचने चली गई। चलते चलते उसके पाँव थकने लगे थे। हर रोज़ वो 2 मील का सफ़र तय करके आती, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो इतना खुद को थका थका सा महसूस कर रही थी। वो सुस्ताने के लिए थोड़ी देर के लिए सड़क पर एक साइड पर लगे पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई। जैसे ही वो वहाँ पर बैठी, उसको अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कहीं दूर कोई आपस में बातें कर रहा हो। वो इधर उधर देखने लगी, वहाँ तो कोई भी नहीं था। उसने कहा शायद कहीं दूर से आवाज़ आ रही है। उसने अपना टोकरा उठाया और फिर अपने रास्ते पर गामजन हो गई। वो गली गली में आवाज़ें लगाती फिर रही थी, कांच की चूड़ियाँ ले लो, मेटल की चूड़ियाँ ले लो, हर किस्म की चूड़ियाँ दस्तयाब हैं, शादी ब्याह के सूट के साथ मैचिंग चूड़ियाँ ले लो। लेकिन आज भी कोई भी उससे चूड़ियाँ नहीं खरीद रहा था। उसको बहुत परेशानी महसूस हो रही थी कि मुमानी जान आज तो उसकी जान ही निकाल देंगी। कि घर से 2-3 लड़कियां निकली। उन्होंने कहा कि ए लड़की, हमें दिखाओ चूड़ियाँ। उन लड़कियों ने उसे 1000 की चूड़ियाँ खरीदी और वो बहुत खुश हुई। आज उसने सोचा दोबारा से अपने बाप के घर जाएगी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि जब वो उसे देख के दरवाज़ा ही नहीं खोलते तो फिर वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। वहाँ जाके मायूस होकर लौटना है तो अच्छा है कि जाके सीधा मुमानी की डांट खा लूँ। ऐसे ही वो अपने रास्ते की तरफ चल पड़ी। पीपल के दरख्त के पास जाकर उसको आवाज़ें याद आईं। वो वहाँ खड़ी होकर कुछ सोचने लगी कि इतने में तेज़ हवा का झोंका आया और उसकी चूड़ियों का टोकरा नीचे गिर गया और सारी की सारी चूड़ियाँ गिरकर चकनाचूर हो गईं। मुना ये सब कुछ देखकर बेइंतहा परेशान हो गई और वो परेशानी की वजह से रोने लगी, क्योंकि उसे मुमानी जान का बहुत डर था कि पता नहीं अब वो उसके साथ क्या करेंगी। और मुमानी थी भी तो इतनी ज़्यादा जालिम। मुना घुटनों में सर देकर रोई जा रही थी। उसको अपने करीब गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। उसने जैसे ही घुटनों से सर उठाया तो सामने खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था जो दिखने में किसी अच्छी फैमिली का लग रहा था। वो मुना को इस तरह रोता देखकर बोला कि मैडम क्या बात है, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मुना ने नज़रें झुकाई और बोली कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरी सारी चूड़ियाँ गिरकर टूट गई हैं, अब मैं घर कैसे जाऊँगी? मेरी मुमानी तो मुझे जान से मार देगी। परेशानी में उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बोले जा रही थी। वो लड़का बोला, आप घबराएं नहीं, मैं आपको चूड़ियाँ दिलवा दूंगा। मुना ने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं लेती, जो होगा देखा जाएगा। वो बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा दरअसल चूड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार है, आप मुझसे डील कर लें, आप मेरी चूड़ियाँ सेल करेंगी और इनमें से जो बचत होगी वो हम आधी आधी कर लेंगे। वो कहने लगी, मैं मुमानी जान से पूछ कर बताऊँगी, मैं उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। वो लड़का बोला, अगर तुमने मुमानी जान को बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगी। मुना बहुत हैरान हुई कि ये कैसे जानता है, क्यों मुमानी जान मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगी? तो उसने उस लड़के से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उस लड़के ने आगे से जवाब दिया, अभी अभी तुमने खुद ही तो कहा था कि मुमानी जान मुझे डांटेंगी, मैंने इसी वजह से कह दिया। वो लड़का बोला, आओ बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें जहाँ हम ये काम करते हैं वहाँ ले चलता हूँ। मुना डरी सहमी सी लड़की थी। वो बोली कि ऐसे में कैसे किसी अजनबी के साथ बैठकर गाड़ी में चली जाऊँ, और मैं तो आपने कभी देखा भी नहीं, आपका नाम तक नहीं जानती। वो लड़का बोला, मेरा नाम अवैस है, आप फिक्र मत करें और मुझ पर एतबार कर लें। मुना ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मगर एकदम ही उसे क्या हुआ कि उसने उसे हाँ बोल दी। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसने हाँ कैसे बोल दी। उस लड़के ने उसको गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। गाड़ी बहुत से सुनसान और अनजाने रास्तों से गुजर रही थी। इतना लंबा सफ़र था। मुना बहुत घबराई हुई थी। वो बहुत परेशान और सोचों में गुम बैठी थी कि मैं इसके साथ क्यों आ गई हूँ। मुमानी पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। तो इतने में अवैस बोला, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं,
آپ اس کی فکر نہیں کریں کہ آپ کی ممانی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس دفعہ مونا کو حیرانگی کا ایک اور جھٹکا لگا کہ اس نے میری سوچ کیسے پڑھ لی۔ بہت حیران ہو رہی تھی کہ اتنے میں گاڑی ایک پرانے سے کھنڈر نما گھر کے پاس رکی۔ وہ دونوں اترے۔ اویس نے اتنا بے باکی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف چل دیا۔ اس کو روکنا چاہتی تھی لیکن اسے لگ رہا تھا کہ جیسے زبان پر کسی نے تالا لگا دیا ہو اور وہ خود کو روک ہی نہ سکی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی اس نے دیکھا کہ یہ گھر جو باہر سے کھنڈر نما لگ رہا تھا اندر سے انتہائی خوبصورت اور سجا ہوا گھر تھا اور اس گھر کی ایک ایک چیز سے سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن مونا کا دل بہت گھبرایا ہوا تھا، وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اندر نہ جائے۔ گھر دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اتنا خوبصورت گھر اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بمشکل ہمت کر کے اویس سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ تو مجھے وہاں لے کر جا رہے تھے جہاں آپ چوڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو اویس نے جواب دیا، اس کا جواب تمہیں مل جائے گا، آگے تو چلو۔ اس گھر میں ہر طرف عجیب و غریب قسم کی شکل کی پینٹ کیے ہوئے تھے، کچھ جگہوں پر زاویے بنے ہوئے تھے، کچھ جگہوں پر چکور۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ نہ تو وہ اتنی پڑھی لکھی تھی لیکن اسے اتنا تو پتا تھا کہ یہ سب کچھ کتابوں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ حواس باختہ ہو کر اویس سے پوچھنے لگی کہ آپ نے دیواروں پر یہ ایسے پرنٹ کیوں کروائے ہوئے ہیں؟ اویس بولا، یہ میری اپنی پسند ہے، مجھے یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کے کمرے میں ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی گئی تھی، لیکن اس کمرے میں اس کو ایک اور بہت عجیب چیز نظر آئی۔ اس کے فرش پر بھی وہی شکلیں بنی ہوئی تھی جو باقی گھر کی دیواروں پر بنی ہوئی تھی۔ اس دفعہ اسے بہت ڈر سا محسوس ہونے لگا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ تو اویس نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے اس سے کہا کہ دراصل مجھے ریاضی کے نئے نئے فارمولے بنانے کا شوق ہے اور میں نے اس کی ہی تعلیم حاصل کی ہے، اسی لیے تمہیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے ایک گول کمرے میں لے گیا اور کمرے میں اتنی اسٹائلش قسم کی اور اتنی اچھی اچھی قسم کی چوڑیاں اور جولری پڑی تھی کہ اس نے تو آج تک وہ چوڑیاں اور اتنی مہنگی جولری دیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ جس دکان سے چوڑیاں خریدتی وہ نارمل رینج کی چوڑیاں ہوتی تھی۔ اویس نے اس سے کہا کہ اب تم یہ ٹوکرے میں رکھ کر چوڑیاں نہیں بیچو گی، بلکہ میں نے بھی اپنا کاروبار بڑھانا ہے، تو اس کے لیے تمہیں ایک شاپ بنا کر دوں گا، اس میں تم چوڑیاں سیل کرو گی، زیادہ تر پروفٹ ہم دونوں کا ہوگا۔ مونا نے بے دھیانی میں ہاں کر دی۔ مونا نے اس سے اجازت لینی چاہی کہ اب مجھے میرے گھر تک چھوڑا کیونکہ ممانی جان مجھ پر غصہ ہوں گی۔ اویس نے کہا ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اسی پیپل کے درخت کے پاس ملوں گا جہاں تمہاری چوڑیاں ٹوٹی تھی، اور تم آؤ، اب میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ جیسے ہی مونا اس سنسان سی حویلی سے باہر نکلی تو اس کے دل میں طرح طرح کے سوال تھے کہ اس کے ساتھ تو کوئی بھی یہاں نہیں رہتا، تو یہ اکیلا کیسے کاروبار سنبھالتا ہے؟ اویس اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری ساری فیملی شہر میں رہتی ہے اور اس علاقے میں یہ کام کرتا ہوں، باقی شہر میں بھی ہمارا یہی کاروبار ہے اور ہم اسے اچھا خاصا کما لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی تو پلک چپکتے میں وہ اپنے گھر کے سامنے تھی۔ اس دفعہ مونا کی حیرانگی کی حد ہی ختم ہو گئی۔ مونا کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جاتے ہوئے یہی راستہ اتنا لمبا اور اب یہ راستہ اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جادو ہوا ہو اور وہ یہی ہو۔ اویس نے کہا کہ تم گھر جا سکتی ہو اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل تمہیں ہر چیز سیٹ ملے گی۔ تمہاری ممانی نے پوچھا تو بتا دینا کہ تم چوڑیوں کی بہت بڑی شاپ بنا رہی ہو اور اس میں کوئی حصے دار ہے۔ تمہاری ممانی نے مجھے بہت لالچی لگتی ہے اور وہ ضرور مان جائیں گی۔ اور ایسے ہی ہوا، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، آج پھر اتنی جلدی آ گئی ہو اور چوڑیوں کا ٹوکرا تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے بتایا کہ اس نے چوڑیوں کی دکان کسی کے ساتھ شروع کی ہے اور وہ اسے بہت بڑا پروفٹ دے گا۔ ممانی بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے تو پیسے چاہیے، جیسے مرضی لا کر دو، مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم کس کے ساتھ کاروبار کر رہی ہو۔ اگلے دن مونا جیسے ہی پیپل کے درخت کے پاس گئی، اویس پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر مارکیٹ کی طرف گیا جو 5-6 میل کے فاصلے پر ایک شہر میں تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے، مونا کی تو دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ تھی، اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی پہنچ اس کچے گھر سے نکل کر گلیوں میں چوڑیوں کی پھیری لگانے تک تھی، لیکن اس کی حیرانگی اور بھی زیادہ بڑھ گئی جب اویس کو اس کی اس شاپ میں لے کر گیا جہاں پر اس نے ڈیوٹی سر انجام دینی تھی۔ وہ اتنی بڑی شاپ تھی اور اس میں ہر قسم کی چوڑیاں موجود تھیں۔ آج مونا بہت خوش بھی لگ رہی تھی۔ اسی خوشی کا موقع اٹھاتے ہوئے اویس نے اس سے محبت کا اظہار کر دیا۔ مونا کے دل میں بھی اس کے لیے کچھ جذبات جاگے اور وہ سوچنے لگی کہ اتنا اچھا لڑکا ہے اور اسے میں کیسے پسند آ گئی۔ میرا تو حلیہ بھی اتنا بہتر نہیں اور میرے تو کپڑے بھی اتنے پرانے ہوتے ہیں، اتنا امیر ہے، اسے تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، پھر مجھے ہی کیوں پسند کر رہا ہے؟ کہیں اسے مجھ سے کوئی لالچ تو نہیں یا مجھے استعمال تو نہیں کرنا چاہ رہا؟ اس کی سوچ کو بھانپتے ہوئے اویس بولا، میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں اور میں خاندانی بندہ ہوں۔ یہ جو لڑکے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ میں نے اگر محبت کا اظہار کیا ہے تو میں آخری سانس تک یہ نبھاؤں گا۔
मुन्ना बहुत हैरान हो रही थी कि उसको मेरे दिमाग की हर बात का पहले ही पता चल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे, काम बहुत अच्छा चल रहा था। हर रोज़ अवैस मुन्ना के पास शॉप में आ जाता और सारा सारा दिन वहीं गुजारता। मुन्ना हैरान थी और उससे कहती थी कि तुम अपना सारा कारोबार छोड़कर यहाँ क्यों चले आते हो? तुम अपना काम करो ना, मैं अपना काम करती हूँ। कभी कभी हम मिल लिया करेंगे। अब उसकी मुमानी ने भी बहुत अच्छा घर खरीद लिया था और अब वो दोनों शहर में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि शहर तक आने में काफ़ी टाइम लगा था। इस वजह से मुन्ना के लिए हर रोज़ आना जाना मुश्किल होता था। आज मुन्ना ने सारा दिन बहुत काम किया। जैसे ही वो घर लौटी, आते ही वो अपने कमरे में चली गई। मुमानी जान का रवैया अब मुन्ना के साथ अच्छा हो गया था। अब वो उसको कोई भी काम न करने देती थी और उसके आने से पहले ही खाना भी तैयार कर देती थी। शायद मुमानी को पैसों का बहुत लालच था। कमरे में जाते ही वो आराम करना चाहती थी। वो बेड पर लेटी और उसने आंखें बंद की हुई थी। उसको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके वजूद को खींच रहा हो, जिसकी वजह से उसका पूरा जिस्म दुख रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली तो वहां पर कोई भी मौजूद ना था। अभी वो उठकर बैठी ही थी कि अचानक से साइड टेबल पर पड़ा गुलदान नीचे गिर के चकनाचूर हो गया। बहुत हैरान हुई कि ना तो कोई हवा का झोंका आया और ना ही मैंने उसे हाथ लगाया। और ये कैसे टूट गया? तो मेरा जिस्म इतना क्यों दुख रहा है? आज उसकी तबीयत खराब सी हो रही थी। उसने आंखें बंद की और बमुश्किल वो थोड़ी देर सो सकी। सब जब वो उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी और ये बात उसकी मुमानी जान ने भी नोट की और उससे पूछा कि क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे रात को रोती रही हो। उसने जवाब दिया, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वैसे ही शायद थकावट है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। जब वो शॉप पर पहुंची तो अवैस पहले ही वहां मौजूद था और वो बस उसे ही देखे जा रहा था। मुन्ना को शर्म आ गई और उसने उसके हाथ पर हाथ मारा कि ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या पहली दफ़ा देखा है? नहीं, पहली दफ़ा तो नहीं देखा, लेकिन देखकर ये सोच रहा हूँ कि रब ने जब तुम्हें बनाया होगा तो हर चीज़ ने तुम्हारे हुस्न की तारीफ़ की होगी। वो शर्माकर मुस्कुराने लगी। अवैस ने उससे पूछा, एक बात तो बताओ, अगर मुझे अपना समझती हो तो? हाँ पूछो, मुन्ना बोली, और मैं तुम पर यकीन रखती हूँ। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा क्या हुआ? मुन्ना की आंखें आंसुओं से भर आईं और वो बताने लगी कि मेरे और माँ बाप दोनों के पसंद की शादी थी और मेरे बाबा अमीर भी बहुत थे। उनको मेरी माँ पसंद आ गई और मेरी माँ ने शायद मेरे बाप की दौलत की वजह से शादी की थी। खुद वो एक गरीब फैमिली से थी। तुम हैरान हो रहे होगे कि इतने अमीर बाप की बेटी फ़कीरों जैसी ज़िंदगी क्यों गुजार रही थी। वो अमीर थे लेकिन अब नहीं रहे। मेरे बाबा को शादी के 2 साल बाद ही एक्सीडेंट हुआ और उनके दिमाग के किसी हिस्से में चोट लगी और वो डैमेज हो गया और वो अपनी सारी यादाश्त खो बैठे और ऐसे पागलों जैसा रिएक्ट करते थे। काफ़ी इलाज भी करवाया लेकिन वो ठीक ना हो सके। मेरी उम्र तब सिर्फ 1 साल थी। मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये सारी बातें मुमानी जान ने बताई हैं। मेरे बाबा जितने मर्जी भी पागल हो गए थे लेकिन मेरी माँ से फिर भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो हर बंदे को भूल चुके थे लेकिन मेरी माँ को ना भूलते। एक दिन अचानक से मेरे बाबा को किसी ने अगवा कर लिया। 3-4 दिन के बाद उन्होंने मेरे बाबा को छोड़ दिया। तभी हमारा वकील हमारे घर आया और उसने आके मेरी माँ को बताया कि बाबा की सारी ज़मीन किसी ने धोखे से अपने नाम करवा ली है। अब उनके पास इस घर के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरी माँ को बहुत परेशानी हुई और वो मेरे बाप को मारना शुरू हो गई कि तुम क्यों दूसरों के नाम पर अपनी जायदादें करवाए हो? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी बीवी और बेटी नहीं है? लेकिन बाबा को तो किसी चीज़ की खबर ही ना थी। वो तो अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। इसमें कसूर मेरे बाप का भी नहीं था। यह आजमाइश तो अल्लाह पाक ने उन पर डाली थी। लेकिन माँ वो हमेशा से बाबा का कसूर निकालती। जब तक मेरे बाबा अमीर थे मेरी माँ बिल्कुल ठीक रही। जैसे ही उनके हाथ से सारी जायदाद गई, माँ भी उनके साथ बदल गई। मेरे बाबा शायद कभी ठीक हो जाते लेकिन मेरी माँ की बेवफाई ने उन्हें बिल्कुल ही पागल कर दिया। माँ ने एक दिन मुझे उठाकर बाबा के घर से निकल आई और बोली कि अब मैं वापस तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, क्योंकि अब तो घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहा। बाबा रो रो कर माँ के आगे हाथ बांध रहे थे। वो पागल थे लेकिन मेरी माँ के साथ वो पागलों वाला सलूक नहीं करते थे। सबसे ज़्यादा बुरा सलूक भी मेरी माँ ने ही उनके साथ किया। मेरी माँ उन्हें रोता बिलखता छोड़कर मुझे लेकर मेरे मामू के घर आ गई। तब मेरे मामू जिंदा थे। मामू मुमानी ने बहुत समझाया लेकिन मेरी माँ वापस न गई और अदालत के ज़रिए मेरे बाप से तलाक लिखवा ली। मुझे मामू ने घर में ही छोड़ा क्योंकि मेरे मामू की कोई औलाद नहीं थी और ख़ुद दूसरी शादी कर ली। लेकिन मेरी माँ का दूसरा शौहर इतना जालिम निकला, अब मेरी माँ को हर रोज़ मारता है और मेरी माँ को मुझसे मिले 10 साल हो गए हैं। हम लोगों से ही पता चलता है कि उनका शौहर बहुत मारपीट करता है और उन्हें मिलने नहीं देता। मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की थी माँ से मिलने की, लेकिन मुझे तो उनका पता ही नहीं कि वो कहाँ रहती हैं। बाप के घर का पता था। बहुत दफ़ा बाप के घर गई हूँ, दरवाजे की चौखट पर बैठकर मिन्नत समाजत की। मेरे बाप को तो मेरा पता ही नहीं है कि मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं।
وہ دنیا داری سے بالکل غافل ہیں۔ میں گھنٹوں گھنٹوں اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھ کر روتی رہتی تھی کہ شاید کبھی مجھے میرا باپ اندر جانے دے اور میں اپنے باپ کی خدمت کر سکوں، ان کا اچھے سے علاج کروا سکوں، کیونکہ میں جیسی بھی تھی اپنی محنت کرتی تھی۔ محنت کرنے سے میں اپنی ممانی کو کما کے لا کے دیتی تھی۔ اگر وہی محنت اپنے باپ کے لیے کرتی تو شاید میرا باپ ٹھیک ہو جاتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بس میں نے ساری عمر ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی کا دکھ سہا ہے۔ بس یہی دکھ ہے جو مجھے اندر ہی کھاتا ہے۔ میں نے بہت بے چارگی کی زندگی گزاری ہے، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو، میرے پاس زندگی کی ہر خوشی ہے، لیکن صرف نہیں ہے تو ماں باپ۔ اویس اس کی یہ ساری باتیں سن کر اداس ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خوش رہا کرو۔ جب تم خوش ہوتی ہو نا تو میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ مونا اپنا کام ذمہ داری سے نبھا رہی تھی۔ آج جب وہ شاپ بند کر کے گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سامنے اس کی ماں بیٹھی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ اس کی ماں آج کہاں سے آ گئی اور آج اس کو یاد کیسے آ گئی۔ اس نے ماں کو دیکھ کر منہ موڑ لیا، کیونکہ اس کے دل میں بہت سی باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ماں سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں اسے دیکھ کر کھڑی ہو کر اسے گلے لگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس نے ماں کے ہاتھوں کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ آپ کو میری یاد آ گئی۔ ماں نے اس کو سمجھایا کہ میری مجبوری تھی، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور میں اس شخص کا انتخاب کیا جس سے میری قدر ہی نہ تھی۔ میں اسے طلاق لے آئی ہوں، میں اب واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ مجھ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے، مجھے دن رات مارتا ہے۔ شکر ہے کہ اس سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تمونا بولی کہ میں تو آپ کو معاف کر دوں گی، لیکن کیا وہ شخص آپ کو معاف کرے گا جس سے آپ نے بے وفائی کی ہے؟ اور آپ کی وجہ سے ہم دونوں باپ بیٹی بھی الگ ہیں، اور میں نے کتنی بے چارگی کی زندگی گزاری ہے۔ کیا آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ میری ممانی بے شک جیسی مرضی تھی، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا، مجھے دربدر نہیں کیا، یہ میرا آسرا بنی۔ جتنے مرضی بھی ظلم و ستم ہوئے مجھ پہ، میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ پھر بھی مجھے آپ سے اچھی لگتی ہیں۔ کم سے کم مجھے اپنے گھر میں تو پناہ دی ہے، اگر یہ مجھے پناہ نہ دیتی تو میں کہاں جاتی؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کی بیٹی کو اپنے گلے لگا لیا اور بولی کہ مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی ماں کو معاف کر دیا، لیکن ابھی بھی وہ بہت پریشان تھی۔ آج جب وہ رات کو سونے کے لیے گئی تو وہ جا کر ابھی بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ اسے محسوس ہوا 3-4 لوگ ہیں، انہوں نے اسے رسیوں سے جکڑ دیا ہے، وہ اسے کسی انجانی جگہ پر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بہت چیخ رہی تھی، بہت چلا رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ وہ ان سے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ وہ اس کو ایک سنسان جنگل میں لے گئے، عجیب و غریب شکل کے بنے درختوں کے نیچے جا کے کھڑا کر دیا۔ یہ درخت اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ مجھے کہاں لے آئے ہیں۔ ان سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ مجھے کہاں لے آئے ہو، لیکن ان لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ خوفناک لوگ اس کے پاس آئے، وہ ایک دم سے ڈر گئی، کیونکہ ان کی شکلیں تو بہت ہی بھیانک تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبا آدمی، شاید وہ اس کے پاس چیونٹی نما لگ رہی تھی۔ اس کا اتنا لمبا قد تھا کہ وہ اس دنیا کا تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، تو آخر وہ کون ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی اور اتنی ڈری سہمی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ اس آدمی نے اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر کھڑا کیا اور وہ اس کے ہاتھ پر مکہ بنا کر مارنے لگی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور پوچھا، بہت شوق ہے تمہیں بڑے بڑوں سے پنگا لینے کا؟ پورا بہت گھبرائی ہوئی بولی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کیوں لے کر آئے ہیں یہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو ابھی اپنے ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، آپ کیسے مجھے اٹھا کر لے آئے ہیں؟ مونا بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن اس کو ان پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس آدمی نے اسے زور سے ایک درخت کے ساتھ دے کے مارا، اس کا سر پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ ابھی وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی کہ وہ آدمی اس کی طرف دوبارہ سے بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی پیچھے پیچھے جانے لگی، وہاں پر بہت زیادہ کانٹے دار درخت تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ہر چیز ان کانٹے دار درختوں سے زخمی ہو رہی تھی اور خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں اور مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ وہ پیچھے ہو رہی تھی کہ اچانک سے پیچھے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم سے ڈر کر پیچھے مڑی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ویسی ہی اونچی لمبی قد کی عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا جیسے دونوں میاں بیوی ہوں، لیکن دونوں کی شکلیں بہت بھیانک نظر آ رہی تھیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کا جسم جیسے کسی نے جکڑ لیا تھا، اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ چلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے چلایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہت کوششوں کے بعد جب ایک دم سے اس نے چیخ مارنے کی کوشش کی تو اس کی چیخ نکلی، لیکن وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ تو اپنے بستر پر پڑی تھی اور اس کا سارا جسم چکنا چور ہوا پڑا تھا
और वैसे ही उसके जिस्म पे जख्मों के निशान थे जो कांटेदार दरख्तों से लग के जख्मी हुए थे, और उसके सर पर वो चोट भी वैसे ही थी जो दरख्त के साथ लगने से हुई थी। तो वो बहुत हैरान हो रही थी कि मैं तो अपने बिस्तर पर हूँ, मैं देख के ख्वाब रही थी, तो फिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे जिस्म में वो दरख्तों के कांटे क्यों चुभे हुए हैं और मेरे सर पर चोट क्यों आई हुई है? कोई नहीं सवालों में उलझी हुई थी कि अचानक से उसकी माँ भागती हुई कमरे में आई और बोली, क्या बात है, क्या हुआ है? मना मुना के बताया, वहाँ देखे मेरा सारा जिस्म जख्मी हुआ पड़ा है, पता नहीं मुझे क्यों इतनी चोटें लग गई हैं। माँ ने देखते हुए कहा कि नहीं, तुम्हारा जिस्म तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे जिस्म पर। देखे वहाँ मेरा सर भी फटा हुआ है, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो सर भी बिल्कुल ठीक है। माँ ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। वो बहुत हैरान हो रही थी कि जो कुछ उसे नज़र आ रहा है वो उनको नज़र क्यों नहीं आ रहा। इतने में उसकी मुमानी जान भी आ गई और उसने भी देखा, और वो भी कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है मोना। बहुत जल्द परेशान थी, सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसका जिस्म जख्मों से चूर चूर था। वो उठने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे उठा न गया। उसने माँ और मुमानी से कह दिया कि आज वो दुकान पर नहीं जा सकेगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं। उसकी माँ परेशान हो गई कि पता नहीं क्या बात है, क्यों इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। तकरीबन 2 दिन तक वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रही और शॉप पर न जा सकी। आज उसने उठने की हिम्मत की। जैसे ही वो चारपाई से उठी, उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो चकरा कर गिर जाएगी। उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम नहा लो, शायद गर्मी की वजह से तुम्हारा सर घूम रहा है। जैसे ही वो नहाने के लिए गई, उसने नल खोला तो उसमें से खून आ रहा था। वहीं पर चीखने चिल्लाने लगी कि नल से तो खून आ रहा है। जैसे ही जाके देखा, वहां से तो पानी आ रहा था। उसकी माँ बोली कि यहाँ तो पानी है, तो क्यों बार बार ये बात कर रही हो कि खून आ रहा है? तुम्हें ऐसे कैसे महसूस हो रहा है? सब वरना बहुत हैरान हो रहे थे कि उसके साथ हो क्या रहा है। आज मूना ने हिम्मत की और दुकान पर चली गई। जैसे ही दुकान पर गई, उसने दुकान का लॉक खोला तो दुकान में हर तरफ लंबे लंबे सांप नजर आ रहे थे। वो बहुत डरी सहमी थी। वो जैसे ही पीछे हटी, एक सांप बिल्कुल उसके मुंह को आया और वो पीछे होने लगी तो उसका सर दीवार पर जा लगा। वो क्यों जी आवाज में रोने लगी। इतने में उसे वैसा था नजर आया। वो भाग के जाके अवैस के पास खड़ी हो गई और बोली कि अंदर बहुत ज्यादा सांप हैं। वेस्ट भी बहुत हैरान हुआ और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये वैसे ही दरवाज़ा खोला, वहाँ पे कोई भी सांप नहीं था। उसने कहा कि देखो, कोई सांप नहीं है। जैसे ही वो अंदर जाकर बैठी, उसने देखा कि अवैस की शक्ल एक साइड से बिल्कुल ठीक है और एक साइड से उसका मुंह बिल्कुल काला हुआ पड़ा है। वो डर गई और बोली कि बस, ये क्या हुआ तुम्हारे मुंह पर? इतने कहने की देर थी कि अवैस की आंखें लाल सुर्ख हो गई, उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया और वह ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा और कहने लगा, तुम क्या समझी थी कि मैं अवैस हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा, और याद रखो, मैं तुम्हें बहुत जलील कर दूंगा। मोना ऊंची आवाज में रोने लगी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा सिवाय उसके। उससे माफिया मांग रही थी कि तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम अवैस की शक्ल में क्यों आए हो? लेकिन वो आदमी इतना ही जोर जोर से हंस रहा था जैसे वो उसकी हालत देखकर मजे ले रहा हो। वहां से भागी और घर जाकर सांस लिया। अब उसकी माँ और मुमानी बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने लगी। वो उसके लिए एक कामिल बाबा के पास गई और आमिल बाबा ने उन्हें बताया कि इस पर जिनों की पूरी फैमिली का साया है और सब लोग इसे तंग कर रहे हैं। उन्होंने उसे दम किया और तावीज़ भी दिया कि उसे पहना दें तो कुछ आफाका होगा। 2 दिन मूना की तबीयत इसी तरह बहुत ख़राब रही। अब वो खुद को बहुत बेहतर फील कर रही थी। आज उसने इरादा किया कि वो शॉप पर जाएगी, लेकिन वो अंदर से डरी सहमी भी थी कि पता नहीं शॉप पर जाए तो क्या हो। वहाँ इतने ज़्यादा लोग होते हैं मार्केट में, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब उसी के साथ हो रहा है। अब उसके पास सब कुछ था, सिर्फ एक बाप की कमी थी, और अब पता नहीं ये जो नई मुसीबत उसके सर आन पड़ी थी। आज से उसने इरादा किया था कि वो जो कोई भी है, अगर तो वो अवैस है जिसकी वजह से उसके साथ ऐसे हो रहा है, तो मैं उसे कह दूंगी कि अपने रास्ते मुझसे अलग कर ले। लेकिन फिर उसे ख्याल है कि अवैस तो खुद एक इंसान है और वो इतना अच्छा और नेक दिल है कि उसकी वजह से आज मैं दर दर की ठोकरों से बची हुई हूँ। उसकी वजह से मैं इस दुनिया में इज्जत से जी रही हूँ, तो वो मेरे साथ ऐसे क्यों करेगा। मार्केट जा रही थी तो उसने देखा कि सड़क पर बहुत से लोग जमा हुए हैं और बहुत रश था, कि शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया था। उसने भी देखने की कोशिश की कि आखिर कौन है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो उसे देखकर बहुत हैरानगी हुई, क्योंकि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि उसका बाप था।
وہ سوچنے لگی کہ یہاں کیسے آئے۔ اس نے جلدی سے جا کر جگہ بنائی اور لوگوں کے اندر سے گزرتی ہوئی اپنے باپ کے پاس جا پہنچی۔ ان کے ماتھے سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ہیلپ ہیلپ پکارا، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنے میں اویس بھاگا ہوا آیا اور اس کے باپ کو اس کے ساتھ اٹھوا کر گاڑی میں ڈلوایا اور اسپتال لے گئے۔ اسپتال جا کر اس کے باپ کو ایمرجنسی میں داخل کروا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور اس نے بتایا کہ اس کے بابا خطرے سے باہر ہیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اویس کو بھی شکریہ کہا، لیکن اویس سے وہ آج کھینچی کھینچی تھی۔ جب اس نے اس سے باپ کو اسپتال آنے میں اس کی مدد کی تو اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور ڈاکٹر نے اس کو ایک اور بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اس کے باپ کا ذہنی توازن اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ سے اس کے دماغ میں چوٹ لگنے سے وہ دماغ کا پارٹ جو اپنی جگہ سے ہل چکا تھا وہ اپنی ٹھیک جگہ پر سیٹ ہو چکا ہے۔ مونا یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ جیسے ہی وہ اپنے باپ کے کمرے میں گئی اس نے جا کے باپ کو بتایا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، تو اس کا باپ بہت خوش ہوا اور اسے گلے لگا لیا اور اس نے اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ اپنے باپ کو بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں اور اب انہیں معاف کر دیجیے گا۔ انہوں نے اپنے حصے کی سزا اپنے ظالم شوہر کے ساتھ رہ کر کاٹ لی ہے اور اب وہ بہت شرمندہ ہے۔ باپ نے اس کی بات مان لی۔ آج وہ اپنی ماں کو لے کر باپ کے گھر گئی اور اس کی ماں نے اس کے باپ سے معافی مانگی اور اس نے اسے معاف کر دیا، لیکن ابھی بھی مونا کے دل میں خراش تھی کہ وہ باپ کے ساتھ رہے یا ماں کے ساتھ، کیونکہ دونوں ہی تو الگ الگ تھے۔ اس نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ وہ اس کی ماں سے دوبارہ شادی کر لے، لیکن اس کا باپ اس بات پر راضی نہ ہوا اور بولا کہ وہ ایک دفعہ مجھ سے بے وفائی کر کے گئی ہے، میں نے دنیا میں اسے سب سے زیادہ محبت کی تھی، لیکن یہ مجھے ایسے چھوڑ کر چلی گئی اور یہ ساری کہانی تم نے ہی تو مجھے بتائی ہے۔ اس نے مونا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا اور وہ بولی کہ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میں اب دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ باپ نے اپنی بیٹی کی بے بسی دیکھتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی اور اس کی ماں اور باپ کی سادگی سے دوبارہ نکاح ہو گیا اور اب وہ اپنی ماں کو لے کر اپنے باپ کے گھر رہنے لگی۔ مومانی بھی ساتھ ہی آ گئی تھی کیونکہ ان کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ انہوں نے اب مونا کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ مونا آج بہت خوش تھی۔ وہ جیسے ہی چھت پر گئی وہ کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، اب اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اور پھر وہ سوچنے لگی کہ یہ سب کچھ اویس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اویس نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اتنی بھیانک شکل والا آدمی اس کے پیچھے کھڑا تھا جو اسے بار بار تنگ کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ آدمی بولا، میں تمہارا عاشق ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی اور اسے اویس کی جان نہیں چھوڑو گی تو میں تمہیں اسی طرح تنگ کرتا رہوں گا اور میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی بولی کہ آخر تم ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ایک جن ہوں اور ایک اور بات بتاؤں، وہ اویس بھی میرا ہی بھائی ہے۔ میں نے تم سے شادی کرنا چاہی اور وہ راستے میں آ گیا، میں نے اسے قید کر دیا ہے اور اب میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں اس دنیا سے لے جاؤں گا اپنی دنیا میں۔ مونا بہت گھبرا گئی اور اس کے آگے منت سماجت کرنے لگی، لیکن اس نے مونا کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور پتہ نہیں کہاں لے گیا۔ یہ تو وہی انجان جنگل تھا جس میں مونا پہلے آ چکی تھی۔ مونا کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے جنگل میں پھینکا تو اسے ایسے لگا جیسے اویس آوازیں دے رہا ہو، مونا تم گھبراؤ نہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور وہ ڈرونی شکل والا آدمی کھلکھلا کر ہنس رہا تھا کہ یہ تمہیں بچائے گا جو خود قید خانے میں پڑا ہے۔ اتنے میں وہ عورت بھی وہاں آ گئی جو پہلے جب وہ اسے اس جنگل میں لے کے آئے تھے تب اسے ملی تھی۔ وہ بھی انتہائی بھیانک شکل میں تھی۔ اب وہ دونوں اکٹھے کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ تو وہ عورت بولی کہ تمہیں میرے شوہر سے شادی کرنا ہوگی۔ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ مجھے ایک جن پسند کرتا تھا اور میں نے اپنے شوہر سے شادی کر لی۔ اس نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا، اور اس عورت نے بتایا کہ اس وجہ سے اس جن نے میرے پہ جادو کر دیا اور اب میں ساری عمر ماں نہیں بن سکتی، لیکن صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میری اولاد ہو۔ جب میرا شوہر کسی انسان لڑکی سے شادی کرتا پہلے اس کا بچہ ہوتا اور پھر اس کے بعد میں بھی ماں بن سکتی تھی، اسی لیے ہم نے اس کام کے لیے تمہیں چنا، لیکن بیچ میں یہ اویس آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات اٹھانا پڑی اور ہم تمہیں تنگ کر رہے تھے۔ تمہیں تو ہمارا تنگ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ مونا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اویس جسے وہ آج تک انسان سمجھتی رہی تھی وہ بھی ایک جن زادہ ہے، لیکن ایک طرف ایک جن زادہ اپنے مقصد کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور اس کا بھائی بغیر کسی غرض سے میری مدد کرتا رہا۔ وہ آج بھی سوچ رہی تھی کہ اس جنگل کے درخت تیز ہوا سے لہرانے لگے، ہر چیز اڑنے لگی
मुना अपने जिस्म का तवाज़ुन भी कायम न रख सकी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी उड़ जाएगी कि इतने में किसी पावरफुल हाथ ने उसे पकड़ लिया। जब उसने देखा यहाँ भी एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी जो शक्ल से थोड़ा ज़ईफ लगता था खड़ा था, और इसके साथ ही अवैस भी खड़ा था। अवैस को देखकर वो बोली, अवैस मुझे बचा लो, ये आदमी जो तुम्हें अपना भाई कहता है और ये एक जिन है और मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे जिन से शादी नहीं करनी, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। अवैस उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको हौसला देने लगा और बोला कि तुम फिक्र नहीं करो। और वो उसके साथ जो ज़ईफ आदमी खड़ा था उसने कहा कि तुमसे शादी नहीं करेगा। मैंने इसकी तरबियत ऐसी नहीं की थी कि ये किसी को तंग करे। ये औलाद लेने का कौन सा ज़रिया है कि तुम एक इंसान लड़की को ज़बरदस्ती जान लोगे, और लड़की भी वो जिस पर तुम्हारा भाई आशिक है और वो उसे अपने दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। उस बुजुर्ग जिन ने उस भयानक शक्ल वाले जिन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी बीवी के जादू का हल मैंने ढूंढ लिया है। अब तुम साहिब औलाद हो जाओगे, लेकिन तुम किसी के साथ इस तरह नहीं करो, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को अजियत नहीं देता, ख्वाह वो जिन हो या इंसान। और तुम उस लड़की को मुसलसल अजियत दे रहे हो। वो भयानक शक्ल वाला जिन बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि आपने क्या हल ढूंढा है। तो बूढ़े जिन ने जवाब दिया कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम बहुत जल्दी साहिब औलाद हो जाओगे। मैंने वो जिन जिसने तुम्हारी बीवी पर जादू किया था उसे कैद कर लिया है और उसे उस जादू का तोड़ ले लिया है। अब तुम और तुम्हारी बीवी माँ बाप बन सकते हैं। और उस बूढ़े जिन ने मूना से कहा कि तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। मैं अवैस से कहता हूँ कि तुम्हें छोड़ आए, और अगर तुम चाहो तो तुम अवैस के साथ शादी कर लो, क्योंकि ये तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम एक जिन से शादी नहीं करना चाहती तो वो तुम्हारी मर्जी है। अवैस ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये मेरे बाबा हैं और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसी मेरी तरबियत की है मैं नहीं चाहता कि उनकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। इसीलिए तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रहने के लिए भी तैयार हूँ। इसके लिए मैंने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया है, और मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए दुनिया में गया था। लेकिन वहाँ मेरा भाई जो तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था वो आ गया और तुम्हें तंग करने लगा। मुझे तुमसे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी, और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं करूँगा। जैसे तुमने चाहा वैसा ही होगा, और अब तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने सारा फैसला तुम्हारी मर्ज़ी पर छोड़ दिया। मुन्ना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली कि मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम सबको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम्हारा भाई कभी दोबारा मुझे तंग नहीं करेगा, और तुम मेरे साथ इंसानी दुनिया में मेरे माँ बाप के साथ ही रहोगे, क्योंकि मैंने बहुत देर के बाद अपने माँ बाप का साथ पाया है। तो इतने में अवैस का बाप बोला, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस कभी कभी हमारा बेटा हमें जिन लोगों मिलने आ जाया करे, और हम लोग कभी भी तुम्हारी दुनिया में नहीं जाएंगे, और ये मेरा बेटा भी तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। ये वादा मैं तुमसे करता हूँ। मूना और अवैस खुश हो जाते हैं और वो दोनों अवैस के बाप से इजाज़त लेकर जिन लोग से इंसानी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन अवैस मूना के माँ बाप के सामने नहीं आता। मूना जब घर आती है तो वो उसी छत पर आती है, और रात का वही टाइम होता है। वो समझ जाती है कि मैं जिन लोगों से वापस आई हूँ, और वहाँ पर सिर्फ 5-6 मिनट का टाइम लगा होगा। अगले दिन अवैस उसके माँ बाप से उसका रिश्ता मांगता है। मूना से रज़ा लेने के बाद उसके माँ बाप हाँ कर देते हैं। मूना की अवैस के साथ शादी हो गई है। मूना और अवैस मूना के माँ बाप के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं है कि अवैस जिन है या इंसान। इस बात का मूना के माँ बाप को भी नहीं पता, और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आज उनका चूड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार है। 2-3 मार्केट्स उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में बना ली हैं, और वो दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।